ओके, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ। मतलब हमको ये पता है कि कोई भी दो चार्ज अगर एक दूसरे के पास रखे गए हैं तो उन दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट करेगा। आइदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो वो कितने अमाउंट का फोर्स एक्ट करता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक लॉ देखे थे, कूलम्ब्स लॉ। उससे हमको पता चला था कि अगर दो चार्ज वैक्यूम में रखे गए हैं तो उन दोनों के बीच का फोर्स होता है F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जहां 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये जब दोनों वैक्यूम में रखे थे। लेट सपोज ये जो अरेंजमेंट है दो चार्ज का वो किसी मीडियम में रखा गया है। हर एक मीडियम का अपना एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल एयर का 1.000 समथिंग होता है तो हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे। वाटर के लिए होता है वो 80। तो इसीलिए अगर मीडियम की बात करें हम लोग तो जो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहां के क्या है आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है अभी तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप चार्ज का यहाँ पुट करोगे वैल्यू तो उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करोगे, साइन पुट नहीं करेंगे। अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम कैसे डिफाइन करते हैं दो चार्ज के बीच का फोर्स का बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे बहुत सारे, आपको सेम फॉर्मूला में पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक अलग से, जिसमें खाली हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, है ना। अभी थ्योरी देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म देखेंगे हम लोग किसका, कूलम्ब्स लॉ का। क्या देख रहे हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ का। तो सबसे पहले अरेंजमेंट को आप देखेंगे, आप दो चार्ज लेना पड़ेगा यहाँ पे Q1 एंड Q2। दो चार्ज हो गए, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है लेट सपोज R। ठीक है, ये चार्ज 1 और ये चार्ज 2। ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। हाँ ध्यान देना, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो रिपल्सन होगा और दोनों अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्शन होगा। कोई भी एक केस कंसीडर करके हमको डिफाइन करना है तो अपन डिफाइन करते हैं लेट सपोज दोनों जो है सेम साइन के चार्ज हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज 1 पे फोर्स लगेगा, किसके चलते लगेगा, चार्ज 2 के चलते। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। रिपल्सन का फोर्स मतलब ये चार्ज इधर जाएगा या इधर आना चाहेगा, क्योंकि ये रिपेल हो रहा है इससे तो ये चार्ज इधर आएगा। तो इसका नाम दे दूंगा मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12। और क्योंकि मैंने डायरेक्शन मेंशन किया है मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिफरेंस देखिएगा, इससे पहले वाले केस में जब हम कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन किए तो हमको फोर्स के डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट बोल दिए इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट अगर मैं डायरेक्शन से प्रूफ करूं, वेक्टर फॉर्म इसका दिखाऊं, तो 1 पे 2 के चलते एक फोर्स लगेगा F12। सिमिलरली 2 पे किसके चलते लगेगा फोर्स, 1 के चलते। और कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। तो ये रिपल्सन इधर जाना चाहेगा और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये हो गया। अब बात करते हैं आर की। ठीक है, तो आर तो अभी फिलहाल कोई डायरेक्शन बता नहीं रहा है, तो हमको इस फोर्स को जब डिफाइन करेंगे, जब हम लोग उसको Q1 Q2 वाले फॉर्मूला में लाएंगे तो उसका डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो एक यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर तो पता है ना, जिसमें कैप लगा होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो हमको बेसिकली दो डायरेक्शन यूज हो रहे हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड मतलब 1 से 2 जाना है आर को, और लेफ्ट साइड मतलब 2 से 1 आना है। तो हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं R12 कैप, जो 1 से 2 के डायरेक्शन को बता रहा है, इधर को बता रहा है। R12 किसको बता रहा है, राइट साइड के डायरेक्शन को। और एक हम लेंगे यूनिट वेक्टर R21 कैप, मतलब R2 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो ये R21 इस साइड को डिफाइन कर रहा है, R12 उस साइड को। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। अब मैं कूलम्ब्स लॉ लगाऊं, फोर्स ऑन चार्ज 1, क्या लिखूंगा इसको, F12। कूलम्ब्स लॉ क्या बोला, फोर्स कितना होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए,
वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। Q इज अ चार्ज और वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी शो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड वेक्टर होगा। तो 1 2 का डायरेक्शन ये वाला, इसको कौन सा वेक्टर शो कर रहा है 1 2 के? वन हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है, देखिए एक 1 2 एक 2 1। 1 2 राइट साइड को शो करेगा, 2 1 लेफ्ट को, और फोर्स ऑफ 1 2 किधर है? लेफ्ट है, तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? R21। तो यहाँ मैं लिख दूंगा R21। क्लियर है ये? सिमिलरली सेकेंड चार्ज पे फोर्स ऑन Q2, ये किस पे था? Q1 पे। थोड़ा सा बस डायरेक्शन का है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सेकंड चार्ज पे कौन सा फोर्स लग रहा है? 2 1। मैं यहाँ लिख दिया F21, ठीक है। फॉर्मूला एज इट इज आप पुट कर देंगे, Q1 Q2 करो या Q2 Q1 करो, बात वही है। अब F21 का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर को लाना है। तो F21 का डायरेक्शन किधर है भाई? देखिए राइट साइड है। इन दोनों में कौन सा यूनिट वेक्टर राइट साइड जा रहा है? देखिए 2 1 तो लेफ्ट आ रहा है, कौन जा रहा है? 1 2। तो R12 यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही F21 का है, तो यहाँ हो जाएगा R12। क्लियर है ये आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब R12 और R21 ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। तो मैं बोल सकता हूँ R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 का कैप, माइनस ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा R21 का कैप। क्लियर है ना आपको? मैं ये बोल सकता हूँ कि R12 का जो कैप है वो माइनस ऑफ, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू तो 1 होनी है, सिर्फ डायरेक्शन है अलग अलग, तो इक्वल एंड अपोजिट। और यही वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ, R21 की जगह माइनस ऑफ R21 पुट करूँ, तो सिमिलरली क्योंकि R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, so we can say that F12 is equals to minus of F21। ये है स्टेटमेंट। ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग किए क्यों? ये स्टेटमेंट लाने के लिए। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 पे जो 2 से फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू 2 पे जो 1 से फोर्स लग रहा है, बट अपोजिट। मतलब अगर दो चार्ज रखे गए हैं, दोनों पे एक दूसरे के चलते फोर्स लगता है, तो वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। और ये कौन से लॉ को वेरीफाई कर रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ सेटिस्फाइज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज इफ टू चार्ज आर केप्ट क्या बोलेंगे, नियर बाय ईच अदर, ठीक है, दे अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू ईच अदर। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, जो वेक्टर मेथड से हम ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं। क्लियर है आपको? ठीक। तो वेक्टर इसीलिए पढ़ लो बोला जाता था 11th में, है ना? तो पढ़ना था, बेसिक तो एटलीस्ट पता होगा, तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक बार ये छोटी छोटी चीजें पूछ देता है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये थर्ड लॉ को डिराइव कर रहा है न्यूटन के, कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेकंड, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव है और कौन सा फोर्स रिपल्सिव है? ठीक है, कई बार बोल देता है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, या +5 है, या -5 है, फोर्स का नेचर बताओ। तो ये तीन हो सकता है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट या तो लेस देन 0 हो सकता है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट या तो इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर इक्वल टू 0 है तो वहां पे तो कोई फोर्स होगा ही नहीं, देयर इज नो फोर्स, अगर प्रोडक्ट 0 है मतलब। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो प्लस प्लस का इंटू प्लस होता है, माइनस माइनस का इंटू भी प्लस होता है। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है मतलब ये दोनों सेम साइन के हैं। कैसे हैं? सेम साइन के। और सेम साइन में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अगर लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक निगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन के हैं। और अपोजिट साइन में क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो कब ये चीज हमेशा ध्यान देना कि इफ द 1 मार्क्स में पूछता है, if the product is greater than 0 then the nature of the force is repulsive, if the product is less than 0 then the nature of force is attractive, if the nature of product is equals to 0 then there is no force। ठीक है, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को बताता है। एक चीज बता रहा हूं, लिमिटेशन, सबके लिमिटेशंस भी होते हैं, तो न्यूटन्स लॉ के भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है,
तो चलिए बताइए इसका क्या हो सकता है, इसका लिमिटेशन न्यूटन कूलम्ब्स लॉ का। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि जो चार्ज है द चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, वो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज बोले तो पॉइंट चार्ज किसको बोले पता है, पॉइंट ऐसा नहीं, ये जो इसका जो साइज है, ये जो चार्ज इस बॉडी पे उसका जो साइज है दोनों के सेपरेशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे दो बॉल ले रहे हो, उनको पास पे रखे हो, तो दोनों का जो सेपरेशन है वो उनके एक्चुअल साइज से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा कूलम्ब्स लॉ। इनका जो सेपरेशन है वो इनके एक्चुअल साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर सेपरेशन इनके एक्चुअल साइज से बड़ा है तो उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और तब आप वहां पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक देखा है कि दो चार्ज के बीच का फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से, बट अगर मोर देन 2 चार्ज है, मान लो 4 है, 5 है, 6 चार्ज है वहां पे, तब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चार्ज का, अच्छा ऐसा नहीं कि सबके बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है। लेट सपोज 6 चार्ज है वहां पे, तो किसी एक सिंगल चार्ज पे बाकी सारे चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा हमको वो कैलकुलेट करना है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस टॉपिक है हमारा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। सुपरपोजिशन मतलब एडिशन होता है सिंपली, ठीक है। बट देखिएगा क्या होगा इसमें, लेट सपोज हमारे पास 4 चार्ज है, आप कितने भी लेके कंसिडर कर सकते हैं, रैंडमली रखे गए हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोला था कि दो चार्ज अगर रखे गए हैं एक दूसरे के पास में तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा। अकॉर्डिंग टू दैट इन दोनों के बीच भी फोर्स होगा, इन दोनों के बीच भी होगा, इन दोनों के बीच भी होगा, इन दोनों के बीच भी होगा। अगर वैसे कैलकुलेट करूं मैं पूरे सिस्टम का चार्ज का जो फोर्स होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमको करना क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे, लेट्स सपोज Q1 पे बाकी तीनों चार्ज के चलते जो टोटल फोर्स एक्ट करता है हमको वो फाइंड आउट करना है, या फिर Q3 पे बाकी तीनों चार्ज के चलते जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा हमको वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम वो कैसे करेंगे, जिस एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड आउट करना है बाकी के चलते, ठीक है, सबसे पहले आप उसको कंसीडर कर लिए। अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमको एक बार में सिर्फ दो ही चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जब मैं कैलकुलेट करूंगा उसको मैं ले लूंगा F1, इन दोनों के बीच का जब कैलकुलेट करूंगा उसको मैं ले लूंगा F2, कुछ भी ले सकते हैं आप। इन दोनों के बीच का मैं कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा Q3 के चलते जो लग रहा है वो F1, Q1 के चलते जो लग रहा है F2 और Q4 के चलते जो लग रहा है वो F3, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये तीनों जो इंडिविजुअल फोर्स है उनको ऐड करना होगा, सुपरपोजिशन यही बोलता है। लेकिन डायरेक्टली हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो एडिशन होगा वो वेक्टर मेथड से ही होगा। और वेक्टर का एडिशन मेथड 3 है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिसमें क्या होता है, 3 केस होते हैं, आपको याद आएगा ये अपन देखे थे उसमें 11th में, कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है, ऐड होता है। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। दो वेक्टर, थर्ड केस, दो वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, r इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये 3 मेथड है वेक्टर एडिशन के, हमको देखना पड़ेगा F1, F2, F3 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, और इन तीनों के थ्रू हमको उसको ऐड करके एक कंबाइन फोर्स फाइंड आउट करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इजीली समझ पाएंगे आप कि कैसा होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दो से ज्यादा चार्ज हैं तो उनका एडिशन कैसे होगा। लेट सपोज एक चार्ज है 2 कूलम का, एक चार्ज है 1 का, एक चार्ज है 3 कूलम का, एक चार्ज है -2 कूलम का, ये भी ले लो -2। You have to find out the amount of force acting on charge 3 coulomb due to all other 3 charges. सेपरेशन भी गिवन है 2 मीटर, रैंडमली मैं कोई कुछ भी ले रहा हूँ, 1 मीटर और ये मान लो 3 मीटर, ठीक है।
सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि दो चार्ज का पेयर बना के अलग अलग फोर्स निकालना। तो हम 1 और 3 के बीच लगेगा फोर्स F1, -2 और 3 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे हम लोग F2, और -2 और 3 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे हम लोग F3। ये F1, F2 और F3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? कूलम्ब्स लॉ से। Q1 Q2 R दिया गया है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड मिल गया, F1 का, F2 का और F3 का। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन साइन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। जैसे 3 पे ये मान लो ये 3 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम के चलते फोर्स लगेगा, दोनों सेम साइन के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा मतलब 3 कूलम किधर जाना चाहेगा? राइट साइड। तो ये हो गया F1 का डायरेक्शन। ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होगा मतलब 3 जाना चाहेगा किधर? -2 के साइड। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। ये दोनों भी अपोजिट चार्ज हैं, माइनस प्लस, अट्रैक्ट होगा तो ये 3 भी किधर जाना चाहेगा? उधर। तो F3 का डायरेक्शन भी क्या हो गया? राइट साइड। तो आपके जो 3 इंडिविजुअल फोर्स थे, तीनों का डायरेक्शन साइन को देख के हम लोग फाइनलाइज कर लिए। अब टोटल फोर्स चाहिए। टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एडिशन। और कैसा एडिशन? वेक्टर एडिशन। तो ये जो दो है सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्या होता है जी? दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलके एक नया फोर्स बनाए, क्या? F4। अब हमारे पास कितने फोर्स बच गए? 2, F2 और F4। ये दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जो फाइनल फोर्स निकलेगा F, वो हो जाएगा √A² + B² + 2AB cos थीटा होता है, बट 90 है, cos 90 की वैल्यू 0। तो अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर तो फॉर्मूला ये होगा, और यहां से आप फाइनल फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल क्वेश्चन मिलेंगे। एक ट्राइंगल वाला होता है और एक रेक्टेंगल वाला होता है। सारे कॉर्नर पे क्या कर दिया जाता है? चार्ज रख दिया जाता है। वो फाइंड आउट करने वाला देखिएगा। कुछ नहीं करना है, सारे चार्ज को अरेंज कीजिए। जिस एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे चार्ज ध्यान रखिएगा, और दो दो का पेयर बनाइए, फोर्स बनेंगे। सारे फोर्स को डायरेक्शन दीजिए साइन को देखते हुए। फिर जब डायरेक्शन मिल गया तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से उसको ऐड कर लो। 3 ही तरीका है, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करना, अपोजिट में है तो माइनस करना, और अगर एंगल बना रहे हैं तो √ओवर वाला फॉर्मूला पुट करना। ओके, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।